एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिक्स का चैप्टर 1 जो कि है बायोमैकेनिकल्स एप्लीकेशन टू जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन सिलेबस में हमारे दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट इन बायोमैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिंथिया नॉर्किन जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो हमारे सिलेबस में है वो हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स होता क्या है। काइनेटिक्स जो है वो बेसिकली फोकस करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पर। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? की कोई भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो कैसे हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, उस मोशन के होने का कारण काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। जबकि काइनेमेटिक्स जो है वो देखता है कि वो जो मोशन के दौरान जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन कितने दर से हुआ, ये सारी चीजों को डिफाइन काइनेमेटिक्स करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हवा में अगर हम एक बॉल को उछालते हैं तो काइनेटिक्स क्या करता है कि वो वहां पे लग रहे फोर्स को बताता है जिसकी वजह से वो बॉल हवा में गई, यानी कि जो कॉज होता है उस थ्रो का, जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा लग रहा है उस बॉल को हवा में थ्रो करने के लिए, वो काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है। जबकि काइनेमेटिक्स जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि क्या किस रेट से एक्सेलरेट हुआ वो, उसका एक्सेलरेशन, उसका स्पीड, उसका फाइनल पोजीशन क्या है बॉल का जब वो ग्राउंड पे गिरता है। ये सारी चीजें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। किसी भी बॉडी सेगमेंट में मोशन हो रहा है या मोशन है, उस चीज का डिस्क्रिप्शन कौन देता है? तो लगभग 5 वेरिएबल्स हैं काइनेमेटिक्स के अंदर जो कि हमें बताता है कि एक बॉडी सेगमेंट में, एक ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है। एक बार फिर हम रिवीजन करेंगे। काइनेमेटिक्स जो है वो एक्सेलरेशन, स्पीड, फाइनल पोजीशन, ये सारी चीजें, वेलोसिटी, इन सब चीजों को डिफाइन करता है। और काइनेटिक्स उस जिस वजह से फोर्स लग रहा है, उस डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के पीछे जो कॉज है, जो फोर्स है डिफरेंट टाइप्स के, उसको एक्सप्लेन करता है। तो हमारे काइनेमेटिक्स के जो 5 वेरिएबल जो बताते हैं कि मोशन हो रहा है, परफेक्टली डिस्क्राइब उसको करते हैं, वो कौन है? तो सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर मोशन। कितने तरह का मोशन हो रहा है वहां पे, वो किस लोकेशन में हो रहा है। अगर वो 3 डायमेंशनल एक्सिस पर इमेजिन किया जा रहा है एक्स, वाई और जेड, तो उसका उस मोशन का लोकेशन क्या होगा। फिर होता है कि उस मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में वो मोशन हो रहा है। उसके बाद होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। कोई भी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेगमेंट का या बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, जो डिस्प्लेसमेंट या जो मोशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। उसके बाद देखते हैं हम कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी अगर वहां पे हो रही है, क्योंकि काइनेमेटिक्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फाइनल पोजीशन, इन्हीं सब चीजों को डिफाइन करता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस रेट से वो चेंजेस आ रहे हैं, किस दर से वो चेंज हो रहा है। तो ये अप्रॉक्स 5 वेरिएबल्स हैं जो काइनेमेटिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मोशन हमारा होता कितने तरह का है। 2 बेसिक मोशन हम देखते हैं, एक होता है ट्रांसलेटरी, दूसरा होता है रोटेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन को लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। ये होता क्या है? किसी भी बॉडी सेगमेंट का मूवमेंट जब एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा होता है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। किसी भी बॉडी सेगमेंट का मूवमेंट एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। ट्रू लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? जब कोई बॉडी सेगमेंट हर एक पॉइंट पे मूव कर रहा है विथ ईच सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में एक पैरेलल पाथ पे, तो वो हो गया हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है ट्रांसलेटरी मोशन का। तो ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है फोर्स एक्सर्ट करता है प्रॉक्सिमल टिबिया पे, और प्रॉक्सिमल टिबिया जो है वो हर एक सेम डिस्टेंस पे सेम लेंथ कवर करके मोशन शो करता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ट्रांसलेटरी मोशन का। उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होता है एक किसी भी बॉडी सेगमेंट का, ऑब्जेक्ट का, एक कर्व्ड पाथ पे, और एक इसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स्ड एक्सिस होता है।
रोटेटरी मोशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे जो सेगमेंट है, जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है, वो सेम एंगल के साथ सेम टाइम कवर करता है। यानी कि अगर वो अगला मूवमेंट करेगा तो उसका भी एंगल उतना ही होगा और टाइम टेकन उतना ही होगा। अब अगर हम इसको दोबारा से समझे तो क्या होगा, लीनियर मोशन जो है, कोई भी ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन पे एक डायरेक्शन में हो रहा हो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। ये जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है या फिर इंक्लाइन डायरेक्शन भी हो सकता है, जैसे कोई भी दौड़ होती है हमारे यहाँ। लेकिन जो एंगुलर मोशन है उसको रोटेटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, वो एक कर्व पाथ पे या फिर एक सर्कुलर पाथ पे होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। फिर अगला टॉपिक आता है लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या लोकेशन ऑफ मोशन का। ये कैसे होता है, कोई भी जो रोटेटरी मोशन है या फिर ट्रांसलेटरी मोशन है या डिस्प्लेसमेंट है, वो जिस भी बॉडी सेगमेंट का हो, जिस भी ऑब्जेक्ट का हो, वो एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाता है। क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एनाटॉमिकल पोजीशन में रखा जाता है। उसके बाद 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि जो मोशन है वो किस एक्सिस, किस प्लेन में हो रहा है। अगर हम इसमें जो 3 एक्सिस है या 3 प्लेन है उसको किस नाम से जानते हैं, हमारा होता है सैजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन जिसको कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन होता है ह्यूमन बॉडी का, इसी तरह होता है, सुपाइन हैंड होता है। उसके बाद देखिए जो फ्रंटल है, ट्रांसवर्स है और सैजिटल है, इस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर को हम प्लेन्स में बांटते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो बॉडी को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में काटता है। उसके बाद जो हमारा फ्रंटल प्लेन है जिसको कोरोनल प्लेन कहते हैं, वो वाई एक्सिस है हमारा, जो कि बॉडी को एंटीरियर टू पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन बॉडी को मिड सैजिटल रीजन से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक हमारा लेफ्ट और राइट हो गया। सैजिटल, मिड सैजिटल भी हो सकता है, यहाँ से भी होता है, सैजिटल इनफाइनाइट्स होते हैं। अब ये जो लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट का मोशन होता है, जो हम बायोमैकेनिक्स में देखते हैं, जैसे फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, मीडियल रोटेशन हो गया, लेटरल रोटेशन हो गया, ये एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, तो ये जो सारे मूवमेंट है ये इन्हीं एक्सिस और प्लेन पे इमेजिन करके इनका लोकेशन पता करते हैं हम लोग कि हाँ ये अगर एबडक्शन एडक्शन है तो वो अगर इस एक्सिस में, एपी एक्सिस में हम देखें तो वो फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं, लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी सेगमेंट का एक सिंगल एक्सिस में, जो रोटेटरी मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है, वो उसके अराउंड होता है या अलोंग होता है। अलोंग होगा जब हमारा ट्रांसलेटरी होगा, लीनियर होगा, या फिर अराउंड तब होगा जब रोटेटरी होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये होता है 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में। हमारे रोटेटरी मोशन के लिए अगर हम कोई डायरेक्शन देखें, हम अपनी घड़ी को इमेजिन कर सकते हैं, उसमें 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है, एक काउंटर क्लॉकवाइज होता है। इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन से, क्लॉकवाइज को नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन से काउंटर क्लॉकवाइज को डिनोट करते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया। किसी भी बॉडी सेगमेंट का जब मोशन होता है तो उस मोशन को दिखाते हैं हम कि वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। साथ साथ हमारा एक अगला टॉपिक है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है डिस्प्लेसमेंट का। तो जब हम डायरेक्शन दिखाते हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उसके इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, वो उस मोशन का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड हमारा जो रोटेटरी मोशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का देखा जाए तो वो डिग्री में दिया जाता है, डिग्री या फिर रेडियन में। तो हमारा जो 1 रेडियन है उसमें 57.3 डिग्री होते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारा जो क्या मूवमेंट कैसा हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेम एंगल पे, सेम टाइम में, ठीक। तो उसका जो मैग्नीट्यूड मेजरमेंट है, तो वो मैग्नीट्यूड किस में मेजर होता है, या तो रेडियन में होता है या तो डिग्री में होता है। एक रेडियन में कितना होता है, 57.3 डिग्री।
अब किसी भी रोटेटरी मोशन का जो मैग्नीट्यूड है जिसके थ्रू एक बॉडी मूव करता है या मूव कर सकता है, वो हमारा रेंज ऑफ मोशन कहलाता है। हर बॉडी का, हर जॉइंट का एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होता है, उसी में जो चेंजेस आते हैं तो जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो चेंज होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जो कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट गोनियोमेट्री से मेजर करके उसको ठीक करते हैं। उसमें आप जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है वो सारी चीजें सीखते हैं। अब ये गोनियोमेट्री एक मेथड होता है जिसमें एक स्केल होता है गोनियोमीटर, उससे मेजरमेंट होता है हमारा रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ फोर्स। नॉर्मल हम हमेशा से सुनते हैं अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी तरह का खिंचाव या फिर धक्का लगाने को हम फोर्स कहते हैं। ये कंसेप्ट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ह्यूमन जॉइंट पे भी, ह्यूमन मोशन पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। क्या होता है कि जब एक बॉडी या बॉडी सेगमेंट मोशन में होता है या फिर रेस्ट पे होता है तो वो उस मोशन में है या फिर वो उस रेस्ट पोजीशन में कैसे आया, उसका कारण क्या होता है। एक फोर्स होता है जो उस बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा हो। अब ये फोर्स दो तरह का हो सकता है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स, वो पुश और पुल जो उस बॉडी पे लग रहा हो लेकिन उसका सोर्स क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उस बॉडी के अंदर ना होकर के आउटसाइड है। तो ग्रेविटी, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी लगता है। ये हमारे अर्थ के मास को दूसरे मास से अट्रैक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्स वैसा फोर्स जो किसी बॉडी पे या किसी स्ट्रक्चर पे लग रहा है और वो कहाँ से अराइज हो रहा है, वो खुद उस बॉडी के खुद के स्ट्रक्चर से अराइज हो रहा है। यानी कि जो दो स्ट्रक्चर्स हैं जिससे एक जो फोर्स लग रहा है, जिसपे फोर्स लग रहा है वो भी विद इन द बॉडी है और जिससे फोर्स लग रहा है वो भी विद इन द बॉडी है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम क्या देखेंगे, ऐसे फोर्स जो हमारे मसल्स एक्सर्ट करते हैं, हमारे लिगामेंट्स जो है जो मोशन के लिए जॉइंट्स पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, हमारा बोन जो है जो मूवमेंट कराने के लिए फोर्स एक्सर्ट करता है, ये सारे हमारे इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल हो गए। अब एक टॉपिक आता है रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन फोर्स कहते किसको है, हम न्यूटन का जो लॉ है, लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड लॉ उसका, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है। अब इसको अच्छे से कैसे समझेंगे, क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई फोर्स अप्लाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो साइमल्टेनियसली वो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो भी फोर्स अप्लाई करता है उसी उतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे। अब ये दोनों फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, उस दो कॉन्टेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं, पहला फोर्स लगा रहा है, दूसरा अपोजिंग फोर्स लगा रहा है अपोजिंग डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन पेयर में रहता है वो, और उसको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसी एक्शन और रिएक्शन फोर्स को सिंपली रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम होता क्या है। क्या होता है इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट में तब कहेंगे जब उसका रेस्ट पोजीशन या फिर अगर उसका मूविंग पोजीशन, जो भी पोजीशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो। अब इसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो लीनियर या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन है किसी भी बॉडी का वो 0 हो तो उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा हो तो उसका रिजल्टेंट या फिर कंबाइनिंग इफेक्ट जो होगा उस बॉडी पर वो 0 होगा। तो बॉडी क्या करेगा कि अपना जो रेस्ट का पोजीशन है वो रिटेन करेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन का है वो भी रिटेन कर लेगा, जिसको कि हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेट के 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आखिर स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते किसको है, वैसे स्टेट में जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें तो उस स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक बॉडी जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी
डिस्टर्ब होती है, कैसे वो रेज होती है। अब हम इसको समझेंगे कैसे, कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज हो रही है। हम किसी भी टेबल पे एक बुक को पढ़ा देखते हैं, जब हम उस बुक में स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट लाते हैं तो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होती है। फाइनली जब वापस बुक अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर लेता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या होता है? एक बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम तब कहेंगे जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पा रहा है, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ पा रहा है। जब हम उसमें स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? एक पेंसिल को अगर हम फ्लोर पे स्टैंड करें या फिर एक टेबल पे स्टैंड करें वर्टिकली, तो वर्टिकली जब हम उसको स्टैंड करते हैं और हम स्लाइटली उसमें डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाता है और इस कारण से उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब स्टैंडिंग पोजीशन पे एक पेंसिल होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू जब वो पेंसिल फ्लोर पे गिर जाती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आती है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, लोअर हो जाता है। तीसरा स्टेज होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उस बॉडी को कब कहेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है? कोई भी बॉडी जब कोई भी बॉडी जब एक ऐसे स्टेट में हो कि उसमें अगर हम साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट डालें तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ही वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर रहा है और ना ही उसमें किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ना ही डिस्टर्ब होती है ना ही रेज होती है, वो सेम हाइट मेंटेन करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को समझने का कि जब भी कोई बॉडी एक स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट से ना ही अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करती है, ना ही उसका पोजीशन डिस्टर्ब होता है, ना ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज होती है, ना ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होती है, तो वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? रोलिंग बॉल। हम अगर इमेजिन करें कि हम एक फ्लोर पे बॉल को रोल करा रहे हैं, क्या होता है? एवरी एंगल, एवरी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एट सेम एंगल, तो उसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। हाइट में चेंजेस नहीं आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट नहीं होगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स या फिर शियर फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर शियर फोर्स भी बोलते हैं उसको। ये होता क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है तो वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे इस तरह से रखा जाए कि दोनों का जो प्लेन सरफेस है वो एक दूसरे से एकदम मिल रहा हो, स्पर्श करता हो, यानी कि टच होता हो। अब उस सिचुएशन में क्या होता है? जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, ऑपोजिंग फोर्स लगाता है। फोर्स क्यों लगाता है? ताकि वो वहां से मोशन क्रिएट करे। अब एक एग्जांपल से अगर हम समझे तो हमारा जो रबिंग हैंड प्रोसेस है, जब हम अपने हाथों को एक दूसरे सरफेस पे रब करते हैं तो क्या होता है? एक जो हैंड का है मोशन है वो दूसरे हैंड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है। इससे क्या होता है कि हमारे हाथों में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैंड हमारा फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। और वही फ्रिक्शनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिससे हमारे हाथों में हीट जनरेट होती है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स या फिर शियर फोर्स कहलाता है। अब आता है एक टॉपिक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता क्या है? कोई भी ऐसा सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक फोर्सेस हैं, जिसकी लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो
एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। उस इंटरसेक्शन की वजह से जो ट्रायंगल या फिर जो पैरेललोग्राम बनता है, वहां से हम कैलकुलेट करते हैं उस ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो हम बहुत सारे पहले भी देखे हुए पढ़े 11th-12th में, जो पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, तो वो कैलकुलेशन कैसे होता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की वजह से, जहां दो या दो से अधिक फोर्सेस जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमारे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, हम पैरेलल समझते हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाला। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम में होता क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में विद इन सेम प्लेन में होते हैं, और यहाँ पे फोर्स जो है वो कहाँ, मिडिल में एनकाउंटर किया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये देखेंगे, अगर हम कुछ एप्पल्स परचेज करते हैं और उसको एक बैग में रखते हैं, तो क्या होता है, हर एक एप्पल जो है वहां जो बैग में रखा हुआ है उसका एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स उस पर लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड के साइड से लगता है। तो जो वेट ऑफ एप्पल्स हो गए वो क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारे पैरेलल फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। वो वेट जो जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हर एक एप्पल पे, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारे पैरेलल फोर्स सिस्टम को। उसके बाद एक टॉपिक आता है मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। अब ये होता क्या है, मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म को हम लीवर आर्म भी कहेंगे, लीवर हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या होता है लीवर आर्म, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को हम बेसिकली कैसे समझते हैं, ये हमारा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके मदद से हम क्वालिटी ऑफ टॉर्क की क्वालिटी को समझते हैं। क्या होता है कि जो मोमेंट आर्म है वो जब हर एंगल पे चेंज होता है, कब, जब फोर्स का एप्लीकेशन होता है, हर एक एंगल पे जब फोर्स का एप्लीकेशन होता है तो मोमेंट आर्म वहां चेंज होता है। मोमेंट आर्म का एक और डेफिनेशन है कि मोमेंट आर्म हम किसको कहते हैं, या लीवर आर्म हम किसको कहते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस एक्सिस से जहां क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस होता है, जिसको कि मोमेंट आर्म बोलते हैं। मोमेंट आर्म हमेशा उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं जो एक फोर्स वेक्टर और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में होता है। With the patella pulley effect, the line of pull of the muscle is deflected away from the joint, increasing the moment arm of the muscle force. ये डायग्राम में दिखाया गया है। एक ये भी कहा जाता है कि जो टर्म लिवर आर्म है वो डिस्क्राइब किया जाता है इस डिस्टेंस को जानने के लिए। अब किस डिस्टेंस के लिए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो किसी भी फोर्स वेक्टर या एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में होता है। वैसे तो बायोमैकेनिक्स समझना आसान है पर समझाना काफी मुश्किल है, तो हर जो पॉइंट्स होते हैं उसको अदर वर्ड या फिर अपना वर्ड दे करके एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मोमेंट आर्म एंड टॉर्क दोनों में रिलेशन क्या है। तो टॉर्क की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है कौन, मोमेंट आर्म। कैसे, जब भी मोमेंट आर्म फोर्स का इंक्रीज होता है, इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज होता है। मोमेंट आर्म किसी भी फोर्स का इंक्रीज होता है तो उसका टॉर्क प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी मोमेंट फोर्स का मोमेंट आर्म अगर मैक्सिमम होता है, कब, जब फोर्स हमारा 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है। कोई भी जो फोर्स है जब 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है अपने सेगमेंट पे, अपने ऑब्जेक्ट पे, बॉडी सेगमेंट पे, तो जो हमारा फोर्स का मोमेंट आर्म होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद ये मोमेंट आर्म का फोर्स मिनिमम कब होगा, तब होगा जब हमारा
फोर्स का जो एक्शन लाइन है वो वहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से, उस सेगमेंट के सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करेगा जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमारा मोमेंट आर्म का फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ जो फिगर है, फिगर 1.58, ये क्या कहता है, हमारा नी जो है जब फुली एक्सटेंशन होता है, फुल एक्सटेंशन पे जब होता है तो हमारा मोमेंट आर्म जो है फोर्स का वो लार्ज होता है। हम देख रहे हैं यहाँ QLF है, इसका जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं 90 डिग्री पे है, इसलिए जो मोमेंट आर्म होगा वो लार्जर होगा, जबकि MA जो है QLF के लिए यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। अब लीवर सिस्टम को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैं पहले अपने वर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। लीवर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, लीवर होता क्या है, लीवर एक ऐसा रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, रिजिड बार होता है जो एक एक्सिस यूज करता है। किस लिए यूज करता है, या तो अपने मैकेनिकल फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर रेजिस्टेंस फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो उस पर लगाया जा रहा हो। अब जो हमारे लीवर की इफिशियंसी होती है उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा होगा, एफर्ट उतना कम लगेगा, उतना कम जरूरत पड़ेगा एफर्ट लगाने का। हम बेसिकली देखते हैं 3 क्लासेस ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फुलक्रम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स और लोड के बीच में होता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो सीसॉ आपने देखा होगा, या फिर क्रो बार जो होता है, सीसॉ तो पार्क्स वगैरह में भी दिखते हैं। तो वहां पे जो मिडल में जो दोनों तरफ बैलेंसिंग कर रहा है वो होता है हमारा फुलक्रम। लेफ्ट और राइट साइड में हमारा लोड और फोर्स रहता है, या फिर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर एग्जांपल होता है जो हम फर्स्ट क्लास लीवर का देख सकते हैं। इसमें से एक एग्जांपल होता है ट्राइसेप, हमारा ट्राइसेप और ओलिक्रेनन। हमारा ट्राइसेप जब ओलिक्रेनन पे जो हम उसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं, उस जॉइंट का जो डिजाइन देखते हैं, तो वहां पे हमें फर्स्ट क्लास लीवर देखने को मिलता है। अब दूसरा आता है सेकंड क्लास लीवर। ये क्या होता है, तो सेकंड क्लास लीवर में जो लोड है वो कहां सिचुएटेड होता है, वो फुलक्रम और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। एक निमोनिक है FRE, एंड नीचे आप लिखोगे 1, 2 and 3। वेट अ मिनट, ओके तो FRE और नीचे 1, 2, 3 लिखते हैं। फुलक्रम होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए 1, जहां आप देखते हो कि फुलक्रम इन बिटवीन होता है फर्स्ट ऑर्डर लीवर में। उसके बाद होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में सेकेंड ऑर्डर लीवर में बीच में होता है। और एफर्ट, FRE फॉर एफर्ट, एफर्ट हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर में इन बिटवीन होता है। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर को हम समझ रहे थे, उसमें क्या होता है, लोड जो है वो फुलक्रम और रेजिस्टेंस के बीच में होता है। इसलिए जो रेजिस्टेंस लीवर आर्म होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे, लोड लीवर आर्म से। कैसे, हम एग्जांपल देखेंगे। एक व्हील बैरो होता है जो पुशअप एक्सरसाइज के लिए, या नट क्रैकर होता है, वो जब हम देखते हैं तो वहां क्या होता है, फुलक्रम हमारा जो होता है वो साइड में होता है, लोड हमारा इन बिटवीन लग रहा होता है, और रेजिस्टेंस हमारा अपोजिट टू फुलक्रम लास्ट में लगता होता है। तो वहां पे क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लीवर आर्म है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, लोड लीवर आर्म से। अब उसके बाद क्या आता है, उसका एग्जाम्पल। ह्यूमन बॉडी में हम सेकेंड क्लास लीवर कहाँ देखते हैं, ये हमारा जो सेकेंड क्लास लीवर है वो ग्रेविटी, जब एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स या ग्रेविटी या फिर इनर्शिया जब लग रहा होता है तब हम देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में मसल का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसेंट्रिकली होता है,
अब मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक में लेंथनिंग, मसल की लेंथनिंग होती है, और कंसेंट्रिक में मसल की शॉर्टनिंग होती है। तो सेकेंड ऑर्डर लीवर हम कब देखते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन इसेंट्रिकली होता है, यानी लेंथनिंग होता है फोर्स के अगेंस्ट। अब इसका एग्जांपल हो गया इसेंट्रिक बाइसेप कर्ल। सेकेंड ऑर्डर लीवर का एक और एग्जांपल है कि जब हम हमारे पूरे बॉडी को अपने टो के एक्सिस पे लिफ्ट अप करते हैं, तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल है। अब थर्ड ऑर्डर लीवर या थर्ड क्लास लीवर, इसमें क्या होता है, फोर्स जो है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो बिटवीन होता है फल्क्रम और लोड के। इसीलिए जो लोड लीवर आर्म है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, फोर्स लीवर आर्म से। इसका एक एग्जांपल है ट्वीजर या फिर डाइविंग बोर्ड। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लेस देन 1 होता है। इसका ह्यूमन बॉडी में जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ मसल्स जो हैं वो थर्ड ऑर्डर लीवर के हैं, थर्ड क्लास लीवर के हैं। और वो क्या करते हैं, वो डिस्टल सेगमेंट पे एक रोटेशन क्रिएट करते हैं। इसमें मसल कंसेंट्रिकली एक्ट करता है तब तक जब तक कि डिस्टल लीवर फ्री हो। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, हमारा बाइसेप ब्रैकियाई जो है वो कंसेंट्रिकली एक्ट करता है किस पे, हमारे फोर आर्म पे। तो ये सारे हमारे 3 टाइप्स ऑफ लीवर हो गए, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। तीनों के मैकेनिकल एडवांटेजेस इस बुक में मेंशन किए हुए हैं, कहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो किसी भी लीवर का, वो डिटरमाइन कैसे होता है, उस मोमेंट आर्म के लेंथ से। थर्ड क्लास लीवर में जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है एफर्ट फोर्स का वो हमेशा बड़ा रहता है मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस फोर्स के। जो फर्स्ट सेकंड क्लास लीवर है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा 1 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो एफर्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा होता है, पर ये जरूरी नहीं है, पर होता है। फिर आता है हमारा फर्स्ट क्लास लीवर। इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, और 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारे कंडीशंस है मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द क्लासेस ऑफ लीवर या फॉर द ऑर्डर ऑफ लीवर्स। फोर्स के कुछ कंपोनेंट है, एक फोर्स कपल होता है। फोर्स कपल क्या होता है? फोर्स कपल हमारा होता है कि जब भी ग्रेटेस्ट टॉर्क जनरेट करने के लिए फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो फोर्स 90 डिग्री पे अप्लाई होना चाहिए। अगर वो फोर्स 90 डिग्री पे अप्लाई होता है तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क वहां पे जनरेट होगा या फिर प्रोड्यूस होगा, और इसी को हम कहते हैं फोर्स कपल। अब हम फटाफट पढ़ेंगे चैप्टर 2 की ओर, जो है हमारा जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में, ताकि उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने से लिख सके, और ओवरऑल हमें उसमें लिखना क्या है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है जॉइंट डिजाइन। जॉइंट डिजाइन होता क्या है? हमारे जो ह्यूमन बॉडी का जो जॉइंट डिजाइन होता है, काफी हकला रही हूं मैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट डिजाइन होता है वो बहुत तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, सिंपल जॉइंट डिजाइन भी होता है। ये सिमिलर होता है हमारे बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, मशीन और जितने भी जो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जोड़े रखते हैं मूवमेंट अलाउ करने के लिए, उन जैसा ही हमारा जॉइंट का डिजाइन होता है। हमारे जॉइंट का डिजाइन होता क्यों है? बेसिकली होता है, ये 2 फंक्शन प्रोवाइड कराता है, मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इस बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है इस टेबल लेग का। यहाँ पे ब्रेसेस है, टेबल टॉप है ए में, और ब्रेसेस यहाँ अनलॉक्ड है और यहाँ लॉक्ड है। तो ये बता रहा है कि जो हमारा अनलॉक्ड ब्रेस है वो क्या कर रहा है, इस टेबल को मोबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। हम उसमें मूवमेंट कर सकते हैं, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं। और जो फिगर बी है उसमें क्या दिखा रहा है कि जो जब ब्रेसेस को हम लॉक करते हैं तो उन ब्रेसेस के लॉक होने की वजह से हमारा टेबल टॉप फिक्स्ड हो जाता है अच्छे से स्टैंड होने के लिए।
अपने टेबल लेग पे। तो इसी तरह हमारा जॉइंट का डिजाइन होता है ताकि हमारा बॉडी जो है वो जब जरूरत हो तो स्टेबिलिटी फंक्शन हो और जब जरूरत हो तो मोबिलिटी फंक्शन दिखा सके। ये ह्यूमन जॉइंट में जितने भी मटेरियल्स यूज होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सेलुलर इंटरेक्शन हो सकते हैं उनके डेवलपमेंट के दौरान, या फिर जो भी उनका फंक्शनल डिमांड होता है उस पे। अब ये सारे फैक्टर्स क्यों जरूरी होते हैं? तो उस जॉइंट के डिजाइन के फाइनल फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। ये सारे जो ह्यूमन जॉइंट स्ट्रक्चर है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, मसल, टेंडन, ये सारे अपने कंपोजिशन को मैच करते हैं अपने थ्रू एडेप्टेशन, ताकि वो अपने फंक्शनल डिमांड को फुलफिल कर सके। अब ये जो डिमांड्स होते हैं यूजुअली मैकेनिकल होते हैं, और जो ऐसे मैकेनिकल डिमांड्स होते हैं जो कि इमोबिलाइजेशन से चेंज किए जा सकते हैं, या फिर इनएक्टिविटी से चेंज हो सकते हैं, ट्रेनिंग से चेंज हो सकते हैं। तो आगे हम इन सब चीजों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है मटेरियल फाउंड इन जॉइंट डिजाइन। अभी यहाँ पे मटेरियल का मतलब वो उन वस्तुओं से नहीं होता है, मटेरियल का मतलब होता है लिविंग टिश्यू। ये सारे लिविंग टिश्यू होते क्या क्या हैं? ये टिश्यू रिक्वायर्ड होते हैं ताकि टिश्यू का रिक्वायरमेंट ये होता है कि नरिशमेंट उनको मिले। नरिशमेंट क्यों मिले? ताकि वो सरवाइव कर सके और जितने भी डिजीज हैं, इंजरी है, एजिंग प्रोसेसेस हैं, उन चीजों से फाइट कर सके और वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सके, ताकि जो डिमांड्स आ रहे हों उनको फुलफिल कर सके। अब ये टिश्यू होते कौन कौन से हैं, ये मटेरियल्स होते कौन कौन से? तो ये मटेरियल होते हैं हमारे बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, नर्व, जॉइंट कैप्सूल। ये सारे हमारे मटेरियल्स होते हैं जो ह्यूमन जॉइंट डिजाइन में यूज किए जाते हैं। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें होता क्या क्या है? बोन होता है, बर्सा, कैप्सूल, कार्टिलेज, डिस्क, फैट पैड, लैब्रा, मेनिस्की, प्लेट, लिगामेंट एंड टेंडन्स। अब हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा होता है। उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है सेल, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर फिर दो कंपोनेंट आते हैं। एक होता है इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट जिसको कि ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, दूसरा आता है फिब्रिलर कंपोनेंट जिसको फिब्रस सब्सटेंस या फिब्रस कंपोनेंट भी कहते हैं। हमारा जो सेल है, जो जॉइंट डिजाइन में जितने भी जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं उन वो सब किससे बने? सेल से बने हैं। तो जो बेसिक सेल होता है हमारे मोस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का वो होता है फिब्रोब्लास्ट, और यही फिब्रोब्लास्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। कार्टिलेज का फॉर्मेशन कॉन्ड्रोब्लास्ट करता है, टेंडन का फॉर्मेशन टिनोब्लास्ट करता है, बोन का फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट करता है। हम फिब्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स भी वर्ड देखते हैं। ब्लास्ट और साइट्स में दो अंतर है, एक अंतर है इन दोनों में। पहला है इमेच्योर सेल और मैच्योर सेल। मैच्योर सेल किसको कहते हैं? जो साइट्स होते हैं, और इमेच्योर सेल्स के लिए हम ब्लास्ट, टिनोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट ये सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में होता है लूज, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। फर्दर वो दो सब डिवीजन में है, एक डेंस, डेंस का फर्दर सब डिवीजन है रेगुलर, इरेगुलर एंड इलास्टिक। कार्टिलेज हमारा हाइलिन, फिब्रोकार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज या इलास्टिक कार्टिलेज के नाम से हम जानते हैं। बोन हमारा होता है कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। ब्लड भी हमारा होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जब हम कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो हमें देखना था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है जो सेल के आउटसाइड होता है। सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो वो सेल के आउटसाइड होता है। वो ऑलमोस्ट एंटायर वॉल्यूम जो होता है वो टिश्यू का वो कंप्राइज करता है और वो डिटरमाइन करता है टिश्यू के फंक्शन को। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो मेनली उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, वाटर होता है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दो कंपोनेंट, फिब्रिलर कंपोनेंट एंड इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट। फिब्रिलर कंपोनेंट होता क्या है? फिब्रिलर कंपोनेंट को हम फिब्रस कंपोनेंट भी कहते हैं। ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के दो मेजर क्लासेस को कंटेन करता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा होता है एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसके दो मेजर क्लासेस होते हैं, एक होता है कोलाजन और एक होता है इलास्टिन। कोलाजन होता क्या है? कोलाजन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारा स्टील हो, स्टील का एग्जांपल हो। ये हमारे
जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी फंक्शनल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर की फंक्शनल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो फिब्रिल फॉर्मिंग कोलाजन होता है टाइप 1, 2, 3, 5 एंड 9, ये मोस्ट कॉमन होता है। टाइप 1 कोलाजन जो कि 90% होता है टोटल कोलाजन का, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू जैसे लिगामेंट, बोन, टेंडन, मेनिस्की, फिब्रोकार्टिलेज, जॉइंट कैप्सूल, साइनोवियम, लैब्रा, स्किन, ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मोस्ट ऑफ 90% जो होता है टाइप 1 कोलाजन पाया जाता है। टाइप 2 कोलाजन हमारा ज्यादातर कार्टिलेज में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है। टाइप 3 हमारे स्किन में पाया जाता है, जॉइंट कैप्सूल में पाया जाता है, मसल में, टेंडन शीथ में, और जितने भी हमारे हीलिंग टिश्यू है उसमें टाइप 3 कोलाजन पाया जाता है। उसके बाद आता है इलास्टिन। इलास्टिन होता क्या है? ये भी बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये एक स्ट्रैंड होता है, अल्फा लाइक स्ट्रैंड होता है जो एक दूसरे से क्रॉस लिंक करता है ताकि एक रबर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सके, जिसको कि हम इलास्टिक फाइबर कहते हैं। हमारे बॉडी में जो एओर्टा है, एओर्टा का जो अप्रोक्सीमेटली 30% हिस्सा है वो इलास्टिन का बना होता है और 20% कोलाजन का बना होता है। फिब्रिलर कंपोनेंट में मैंने देखा इलास्टिन और कोलाजन। अब उसके बाद आता है इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में प्राइमरली इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन है क्या? ये कार्बोहाइड्रेट जो शुगर टाइप मॉलिक्यूल होते हैं उससे अटैच होता है। उसके बाद आते हैं कि जो मटेरियल मैंने एक्सप्लेन किया कि मटेरियल यूज्ड इन ह्यूमन जॉइंट डिजाइन, तो ये जो लिविंग टिश्यू है वो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका इंथेसिस देखेंगे कि ये कैसे अटैचमेंट होता है इसका बोन से जाके, इसमें कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। तो लिगामेंट जो है वो बोन से कनेक्ट करता है। तो ज्यादातर ये कहाँ पाया जाएगा? बोन से बोन का कनेक्शन कहाँ होता है? जॉइंट के पास होता है। तो जॉइंट जहां भी है वहां लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता हुआ दिखाएगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली लिगामेंट का कलर क्या होता है? व्हाइटिश होता है, क्योंकि उसमें जो कोलाजन है वो लार्ज अमाउंट में होता है। पर एक एक्सेप्शन केस हम देखते हैं लिगामेंटम फ्लेवम का, जिसमें क्या होता है? येलोइश कलर का अपीयरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इलास्टिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। 75% ऑफ इलास्टिन वहां मिलता है। उसके बाद आता है हमारे लिगामेंट का जो अपीयरेंस है। तो लिगामेंट हो या हमारा टेंडन हो, उसका जो बोन के साथ इंथेसिस होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो कैसे होता है? हमारा लिगामेंट है या टेंडन है वो डायरेक्टली बोन में तो जाकर के नहीं जुड़ जाएगा। वो किसके जरिए जाके जुड़ेगा? फिब्रोकार्टिलेज के जरिए, या फिर इनडायरेक्टली फिब्रस अटैचमेंट क्रिएट करके वो बोन से जाके जुड़ेगा। अब क्या होता है फिब्रस अटैचमेंट में? क्या होता है, जो कोलाजन फाइबर होता है वो पेरियोस्टियम, बोन के पेरियोस्टियम में ब्लेंड करता है। ब्लेंड करने के बाद वो फाइनली जो कॉर्टिकल बोन होता है अंडरलाइंग, उस बोन के अंडरलाइंग जो कॉर्टिकल बोन होता है उसमें सार्पिस फाइबर के थ्रू जाकर के अटैच होता है। एकदम से अटैच नहीं होता है, वाया फाइब्रस अटैचमेंट होता है या फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू अटैचमेंट होता है। कहाँ अटैच होता है? जाकर के ब्लेंड करता है पेरियोस्टियम ऑफ बोन पे। किसके थ्रू? सार्पिस फाइबर के थ्रू वो जाकर के ब्लेंड करता है। दूसरा टॉपिक आता है टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है मसल को? ताकि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लग रहा है किस पे? उस बोन पे, उस बोनी अटैचमेंट पे लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? मसल्स के द्वारा। मसल के द्वारा जो बोन पे फोर्स लग रहा है, ट्रांसमिशन फोर्स लग रहा है, वो डेवलप हो रहा है, फोर्स डेवलप हो रहा है, उसके ट्रांसमिशन के लिए टेंडन वहां पे होता है। टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से अटैच करेगा ताकि मसल फोर्स लगाएगा और वो बोनी अटैचमेंट पे फोर्स लगेगा और उसके थ्रू उसका ट्रांसमिशन होगा। किसका? फोर्स का। अब आगे देखेंगे हम टेंडन के बारे में। टेंडन क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? टाइप 1 कोलाजन होता है, अप्रोक्स 95% या फिर मोर देन 95%। इसमें इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट होता है। टेंडन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हर कनेक्टिव टिश्यू का सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फिब्रिलर एंड इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट है। तो यहाँ जो टेंडन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसका इंटरफिब्रिलर कंपोनेंट, उसमें क्या होता है? वाटर होता है
और प्रोटियोग्लाइकेन होता है, जिसमें ज्यादातर क्या होता है, डर्माटिन सल्फेट होता है। और भी कई सारे अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। डर्माटिन सल्फेट का काम क्या है? डर्माटिन सल्फेट है वो टेंसाइल लोडिंग को कोरिलेट करता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो टेंडन का है, वो टेंडन का जो हायरार्कियल डेंस कनेक्टिव टिश्यू सच एज टेंडन, टेंडन का एक हायरार्कियल स्ट्रक्चरल है मॉलिक्यूल से इंटायर टिश्यू की ओर, यानी कि टेंडन का एक मॉलिक्यूल कैसे मिल करके किस फॉर्म में टेंडन का फॉर्मेशन करता है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोफाइब्रिल्स है, वो सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर के फिब्रिल्स का फॉर्मेशन किए। अब वो सारे छोटे छोटे फिब्रिल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो सारे मिलकर के क्या किए, फेसिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब वो ढेर सारे फेसिकल्स जो है वो किसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो हमारे इंडोटेंडन के अंदर, जिसको फेसिकुलर मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, हमारा ढेर सारा फेसिकल है। अब उस फेसिकल को जो इनक्लोज किए होता है, क्योंकि इंडोटेंडन तो उसकी मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, जिसके अंदर इनक्लोज्ड है। अब वो इनक्लोज्ड जो इंडोटेंडन है, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो होती है एपिटेनॉन। अब इस एपिटेनॉन को जो कवर किए होता है, इनक्लोज किए होता है, वो पाराटेनॉन होता है। पाराटेनॉन और एपिटेंडन जब दोनों एक साथ अपीयर होता है, पाराटेनॉन और एपिटेनॉन जब दोनों एक साथ अपीयर होता है तो उसको पेरिटेनॉन बोलते हैं। और ये सारा जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, ये हमारे टेंडन का फॉर्मेशन करता है। यही इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा ग्रुप ऑफ फाइबर है वो एक लूज कनेक्टिव टिश्यू के शीथ से इनक्लोज है, जिसको कि इंडोटेंडन बोलते हैं। अब ये इंटायर शीथ जो है वो इनक्लोज किए हुए है किससे, एपिटेनॉन से। अब इस एपिटेनॉन के पास एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर शीथ है, जिसको कि पाराटेनॉन बोलते हैं। और ये पाराटेनॉन और एपिटेनॉन जब एक साथ अपीयर होता है टुगेदर, इनको क्या कहा जाता है, पेरिटेंडन। और ये हमारा टेंडन का हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है। लिगामेंट हमारा जो है या फिर टेंडन हमारा है, इसका दो अटैचमेंट होता है। जैसा हमने देखा अटैचमेंट इंथेसिस कैसे होता है, फिब्रोकार्टिलेज या फिर फिब्रस अटैचमेंट होता है। अब फिब्रोकार्टिलेज अटैचमेंट जो है वो टेंडन का बोन में क्या क्या इन्वॉल्व करता है, कुछ चेंजेस इन्वॉल्व करता है, टेंडन का स्ट्रक्चर, लेंथ, ये सारी चीजें। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे, तो 4 जोन्स बटे होते हैं। जो फर्स्ट जोन जो है टेंडन का, वो प्रॉपर टेंडन होता है या एकदम सिमिलर टू टेंडन होता है। सेकेंड जोन में क्या होता है, वो फिब्रोकार्टिलेज होता है, फिब्रोकार्टिलेज। और वहां से बिगनिंग होती है ट्रांजिशन की, किसके ट्रांजिशन की, टेंडन की बोन में ट्रांजिशन। फोर्थ जोन पे क्या है, हमारा टेंडन टेंडन जैसा है, मतलब टेंडन है तो लिगामेंट है तो टेंडन है, जो भी है। उसके बाद जब वो स्टेज जोन 3 पे जाता है, सॉरी जोन 2 पे जाता है, तो वो फिब्रोकार्टिलेज में उसका ट्रांजिशन होता है और वहां से हम टेंडन का बोन में ट्रांजिशन देखते हैं। थर्ड जोन में क्या होता है, मिनरलाइज्ड फिब्रोकार्टिलेज होता है और फोर्थ जोन में बोन होता है। फाइनली टेंडन जो है वो जाकर के बोन से अटैच हो जाता है। तो फर्स्ट जोन पे क्या है, हमारा टेंडन है या फिर लिगामेंट है। सेकेंड जोन पे क्या है, हमारा फिब्रोकार्टिलेज है। थर्ड जोन पे क्या है, मिनरलाइज्ड फिब्रोकार्टिलेज। और फोर्थ जोन पे क्या है, मिनरलाइज्ड फिब्रोकार्टिलेज को कैल्सिफाइड कार्टिलेज भी कहते हैं। और फोर्थ जोन पे क्या है, हमारा फाइनली बोन। अब यहाँ पे एक टाइप मार्क होता है कैल्सिफाइड एंड अनकैल्सिफाइड पार्ट ऑफ द इंथेसिस, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉफ्ट और हार्ड पार्ट की बाउंड्री को। ये बाउंड्री दोनों को अलग नहीं बांटता है, ये बस एक टाइप मार्क है जिससे हमारा सॉफ्ट पार्ट और हार्ड पार्ट का बाउंड्री रिप्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है, हमारा जो फिब्रोकार्टिलेज है उसके बाद जो हमारा मिनरलाइज्ड फिब्रोकार्टिलेज है वहां पे होता है। फिगर 2.9 पे हमारा दिखाया हुआ है जोन 4 है, जहां हमारा टेंडन या फिर लिगामेंट होगा। जोन 3 पे हम जाएंगे तो फिब्रोकार्टिलेज होगा। जोन 2 पे हम जाएंगे तो हमारा मिनरलाइज्ड फिब्रोकार्टिलेज होगा या कैल्सिफाइड कार्टिलेज होगा। और जोन 1 पे हमारा बोन या फिर टेंडन या लिगामेंट जो भी है वो बोन से बोन में ट्रांजिशन दिखाएगा। अब जहां टेंडन का मसल से अटैचमेंट होता है उसको हम लोग मायोटेंडिनस जंक्शन कहते हैं।
ये क्या करता है, इंटरडिजिटेशन करता है किसके किसके बीच में, कोलाजन फाइबर के बीच में और मसल सेल के बीच में। कोलाजन फाइबर किसका, टेंडन का, मसल सेल किसका, मसल्स के। तो इन दोनों के बीच में इंटरडिजिटेशन जहां होगा उस जंक्शन को मायोटेंडिनस जंक्शन हम बोलते हैं। ये इंटरडिजिटेशन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मायोटेंडिनस जंक्शन का, ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपने मसल टेंडन यूनिट के नॉर्मल फंक्शंस को आसानी से कर सके। तो जब भी हमारे मसल टेंडन में लोडिंग शुरू होता है, कुछ वक्त तक हम उस एरिया को इमोबिलाइज करके रखें और फिर हम जब लोडिंग शुरू करते हैं, तो इस लोडिंग को शुरू करने का तरीका क्या है कि ये लोडिंग धीरे धीरे लोअर लेवल पे शुरू होकर के इसको देन फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं या इसमें प्रोग्रेस लाता है। अब जल्दी जल्दी हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बर्सा क्या होता है? ये फ्लैट सैक होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, जिसमें कि इनर साइड, सैक के इनर साइड में कुछ फ्लूइड भरा होता है। ये टेंडन और बोन के बीच में होता है, बोन और स्किन के बीच में होता है, मसल एंड बोन के बीच में होता है और लिगामेंट एंड बोन के। बर्सा को सबसे अच्छे से समझने के लिए एक बलून लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी फिल करेंगे, उसको थोड़ा सा फुलाएंगे और उसको फिर बांध करके, और जब उस पर पंच करते हैं एक लेयर महसूस होता है। एक तो आउटर लेयर होता है, एक इंटरनल लेयर होता है। उन दोनों लेयर के बीच में हमारे जो पानी भरा होता है वो फ्लूइड फिल्म का काम करता है। तो इस तरह हमारा बर्सा का स्ट्रक्चर होता है। ये इसलिए यहाँ में कहाँ सबक्यूटेनियस बिलो द स्किन मौजूद होता है, सब टेंडिनस बिलो इसके टाइप्स होते हैं, सबक्यूटेनियस बर्सा, सब टेंडिनस बर्सा, जो कि टेंडन और बोन के बीच में मौजूद होता है, बोन और स्किन के बीच में मौजूद होता है, सब मस्कुलरिस बर्सा जो कि मसल और बोन के बीच में मौजूद होगा। तो उसको इतने टाइप्स ऑफ बर्सा के फॉर्म में हम समझेंगे। बर्सा का फंक्शन समझ लिए, बर्सा होता क्या है ये भी देख लिया और कितने तरह का होता है ये भी देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? ये 3 तरह का होता है। फिब्रो कार्टिलेज जो कि व्हाइट होता है, इलास्टिन कार्टिलेज जो कि येलो होता है, और हाइड्रोलिन कार्टिलेज जिसको कि आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। कार्टिलेज में ज्यादातर टाइप 2 कोलाजन होता है, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है इससे पहले। फिब्रो कार्टिलेज जो है वो एक सीमेंट की बॉन्डिंग की तरह किसी जॉइंट में काम करता है। फिब्रस सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो बॉन्डिंग सीमेंट बॉन्डिंग की तरह प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे क्या होता है, मोशन बहुत बहुत कम होता है। कम का इसका एग्जांपल कहाँ देखेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 डिस्क के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो फिब्रस कार्टिलेज होता है। उसके बाद आता है हमारा येलो जो कि इलास्टिन कार्टिलेज है। ये हमारे ईयर में होता है, एपिग्लोटिस में होता है। इसमें इलास्टिन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत, इलास्टिसिटी की जरूरत ज्यादा होती है कंपेयर टू फिब्रस कार्टिलेज। फिर आता है हाइलिन कार्टिलेज जिसको कि आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। हाइलिन वर्ड जो हाइलोस से लिया गया है। हाइलोस का मतलब होता है ग्लास। तो ग्लास क्यों कहा जाता है हाइलिन कार्टिलेज को? क्योंकि ये बहुत पतला होता है। और ये होता कहाँ है? ये हमारे जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हैं उसके इंड की कवरिंग हमारे हाइलिन कार्टिलेज से होती है। क्यों होती है? क्योंकि यही हाइलिन कार्टिलेज हमारे साइनोवियल जॉइंट की इंड को स्मूथ सरफेस, लो फ्रिक्शन सरफेस, रेजिलिएंट सरफेस देता है और हमारे जो जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं, उसको वेट बियरिंग बनाता है ताकि जितने भी एक पर्सन का जो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग वेट है वो उस साइनोवियल जॉइंट उसको बियर कर सके। जिस तरह हमने लिगामेंट का इंथेसिस देखा, टेंडन का इंथेसिस देखा, कार्टिलेज का देखा, उसी तरह कार्टिलेज का भी इंथेसिस होता है। अब जहां पे इंटरफेस होता है कैल्सिफाइड और अनकैल्सिफाइड कार्टिलेज का, वहां एक टाइड मार्क होता है। ये टाइड मार्क जो है वो कार्टिलेज का वो एरिया होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस केस में इंपॉर्टेंट होगा? हमारा ग्रोथ, हमारा एजिंग, हमारी इंजरी या फिर जो भी हीलिंग प्रोसेसेस होते हैं वो टाइड मार्क इन सारे कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये टाइड मार्क कहाँ होता है? कैल्सिफाइड एंड अनकैल्सिफाइड कार्टिलेज के बीच में। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज है, जोन 4 है जहाँ सबकॉन्ड्रल बोन है, जोन 3 है, उसके बाद जोन 2 एंड फाइनली जोन 1 जहां हमारा जॉइंट सरफेस है, जहां हम कार्टिलेज को देखते हैं। तो यहाँ कैल्सिफाइड कार्टिलेज जोन 4 पे होता है
और जोन 1 पे हम जॉइंट सरफेस पे देखते हैं अपने कार्टिलेज की कवरिंग को। बोन क्या होता है? बोन हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फिब्रोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड प्रोजेनिटर सेल्स। और ये प्रोजेनिटर सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में। अगर बोन जो सिंथेसिस हो रहा है और उसका जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस कैसे होगा? जब हमारा ऑस्टियोक्लास्ट जो है, जो बोन का ब्रेकडाउन करता है, बोन सेल्स का ब्रेकडाउन करता है, वो ब्रेकडाउन और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बोन का, वो फास्टर रेट पे होने लगे और हमारा ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसका रीमॉडलिंग, रिबिल्डिंग जो है वो स्लो हो जाए। यानी ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस बढ़ जाए, तेज हो जाए, और ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस तेज हो जाए और ऑस्टियोब्लास्ट प्रोसेस डिक्रीज हो जाए, लोअर हो जाए, स्लो हो जाए, तो हमारा एक कंडीशन आता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियो मतलब होता है बोन और पोरोसिस मतलब होता है पोर्स फॉर्मेशन। बतासा देखा है आपने? बतासा का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू हमारे उन बोन्स की तरह होता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। मतलब उसमें वैसे ही बड़े बड़े पोर्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। बोन का मिनरलाइजेशन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। कब? जब सेल जो है कंटिन्यू सिंथेसिस करने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अदर एलिमेंट्स को, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपेनिया। फिर हमारा टॉपिक आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारा किस तरह का होता है? हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपोज होता है बहुत सारे सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंपोनेंट के मिक्सचर से। अब इन जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जैसे उसका मैकेनिकल बिहेवियर। अब मैकेनिकल बिहेवियर में होता क्या क्या है? जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, फेलर हो गया, ये कंडीशंस आते हैं, स्टिफनेस हो गया। तो इन सबको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला आता है लोड, फोर्स एंड इलोंगेशन। लोड क्या होता है? लोड उस फोर्स से रेफर करता है जो फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी स्ट्रक्चर पे। हम किसी स्ट्रक्चर पे लोड दे रहे हैं, इसका मतलब कि हम फोर्स लगा रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करता है, यहाँ एक डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। किसी भी फोर्स पे जब हम, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहां एक डिफॉर्मेशन होता है। एक टेंसाइल फोर्स अगर होगा तो वो इलोंगेशन क्रिएट करेगा, और अगर एक कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा तो वो कंप्रेशन क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉल लें और हम बॉल को दोनों ओर से खींचे तो उसमें एक इलोंगेशन होगा। जितनी उसकी प्रॉपर्टीज होगी इलोंगेट होने की, उस हिसाब से वहां इलोंगेशन होगा। अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उससे कंप्रेशन होगा, दोनों साइड से बॉल कंप्रेस करेगा। तो ये हम इलोंगेशन, कंप्रेशन, लोड, फोर्स, ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? हम देखेंगे इससे कि लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता क्या है। हमारा जो लोड डिफॉर्मेशन कर्व है वो क्या चीजें शो करता है? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का ये सारा प्रॉपर्टीज। कैसे? हम यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, एक ग्राफ देख रहे हैं। यहाँ पे एक साइड लोड है, दूसरे साइड डिफॉर्मेशन है। एक रीजन आता है ए से बीच का रीजन जो है वो इलास्टिक रीजन है, यानी कि मटेरियल पे जैसे जैसे लोड लग रहा है वैसे वैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब बी के बाद सी तक एक रीजन आता है जिसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं। फर्दर जो हम लोड लगाएंगे तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लोड देते जा रहे, आता है एक पॉइंट सी जो होता है अल्टीमेट फेलर पॉइंट, जहां से जो मटेरियल है वापस अपना पोजीशन रिगेन कर लेगा, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो यही बताया जा रहा है कि द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन ए एंड बी इलास्टिक रीजन कहलाता है। अब कब? जब अगर रिस्पांस है लोडिंग से, वो इलास्टिक रीजन में लोडिंग जो हो रहा है तो वो डिफॉर्मेशन शो कर रहा है।
इलास्टिक रीजन में क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट नहीं होगा। जैसे ही हम लोड हटाएंगे डिफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल जो है वो अपना ओरिजिनल स्टेट रिगेन कर लेगा। लेकिन उसके बाद जो पॉइंट बी है जो कि एंड ऑफ इलास्टिक रीजन है और बिगनिंग ऑफ प्लास्टिक रीजन, उसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं हम। एंड ऑफ इलास्टिक रीजन एंड बिगनिंग ऑफ प्लास्टिक रीजन, पॉइंट बी को कहते हैं, जिसको कि यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। जो मटेरियल है वो अपने इमीडिएटली अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। कब? जब हम लोड को हटा देंगे। ये हो सकता है समय ले अपने स्टेट में वापस आने में। अब एक पॉइंट आता है बी और सी के बाद, जो बी और सी के बीच में, जिसको कि प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। यहाँ अगर हम लोड को रिमूव करते हैं तो मटेरियल अपना ओरिजिनल स्टेट रिगेन नहीं करता है और जो डिफॉर्मेशन होता है वो परमानेंट हो जाता है। उसके बाद अगर लोडिंग फिर भी कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स लग रहा है, तो छोड़ने पे, लोड हटाने पे पोजीशन रिगेन हो सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो हो रहा है तो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो सकता है या फिर हो सकता है धीरे धीरे। और अगर हम लोड को रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल स्टेट रिगेन नहीं करेगा। उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोडिंग दिए जा रहे हैं प्लास्टिक रीजन के बाद भी, तो मटेरियल क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। कब तक? जब तक कि वो अल्टीमेट फेलियर पॉइंट गेन ना कर ले। और वहां क्या होगा, वहां डिफॉर्मेशन जो हो रहा है वो लोड फेलियर हो जाएगा। मतलब उसके बाद वहां उस लोड का कोई अफेक्ट, ये एक अगर हम एग्जांपल ले किसी भी रबर पे, तो रबर पे अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका एक इलास्टिक रीजन होता है जहां तक उसकी प्रॉपर्टीज होती है स्ट्रेच करने की। फिर अगर हम छोड़ते हैं वो वापस रिगेन कर लेता है। लेकिन अगर हम उसको और ज्यादा स्ट्रेच करते हैं और लोड को कंटिन्यूअस कांस्टेंट फॉर्म में दिए हुए रहते हैं, क्या होता है, उस इलास्टिक का थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज होता है, डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाता है और उसको काफी टाइम लगता है रिगेन करने में। मे बी वो परमानेंट हो ही जाता है, लेकिन अल्टीमेट फेलियर पॉइंट आता है जब हम लोड दिए जा रहे हैं, बैंड क्या है, टूट जाता है। तो यही इस लोड डिफॉर्मेशन कर्व में बताया गया है, जिसको कि हम जब टूटता है बैंड तो उसको हम अल्टीमेट फेलियर पॉइंट कहते हैं। क्यों टूटता है? लोड फेलियर की वजह से। फिर आता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, ये हमारे किसी भी मटेरियल का जो पर क्रॉस सेक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है S इज इक्वल टू F बाई ए। एस यहाँ पे स्ट्रेस है, F होता है हमारा अप्लाइड फोर्स और A होता है एरिया। अब इसको कैसे समझेंगे हम एक पेपर रोल कर लिए या एक पानी का बॉटल ले लिए, उस पे हम ढेर सारा रबर बैंड डाले जा रहे हैं एक ही जगह पे। वहां पे क्या हो रहा है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उन ढेर सारे रबर बैंड का, वहां पे क्या हो रहा है, उन बैंड की वजह से उस बोतल पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। उसी को स्ट्रेस बोलते हैं, जिसका कैलकुलेशन फोर्स बाय अप्लाइड फोर्स बाय एरिया से करते हैं। प्रेशर, उसको प्रेशर भी बोल सकते हैं। प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कंप्रेसिव फोर्स से प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये कब प्रोड्यूस होगा प्रेशर, जब हम उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा प्रेशर कहलाता है। जब हमारा जो स्ट्रेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्ट्रेस को हम क्या बोले, किसी भी मटेरियल का पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा स्ट्रेस कहलाता है। तो वो स्ट्रेस के लेंथ, जब प्रेशर जब स्ट्रेस पड़ रहा है तो वहां पे जो परसेंटेज चेंज होता है उस लेंथ में, वो हमारा स्ट्रेन कहलाता है। इसको भी हम उसी एग्जांपल पे समझेंगे। एक बॉटल पे ढेर सारा रबड़ एक पॉइंट पे डाला हमने, वो बॉटल में थोड़ा सा कंप्रेशन हुआ, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ चेंजेस आया। अब वो कितना % चेंज हुआ लेंथ में उस क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसको हम स्ट्रेन के नाम से समझते हैं। द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर और मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन का कैलकुलेशन कैसे होता है, जो बॉटल था उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था वो हम देखेंगे। उसके बाद जब स्ट्रेन पड़ा तो फिर स्ट्रेस पड़ा तो फिर फाइनल लेंथ उसमें हमको क्या मिला वो देखेंगे। और स्ट्रेन निकालने के लिए हम
फाइनल लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को घटा करके उसके बाद ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, जो हमारा वैल्यू निकलेगा, वो हमारा स्ट्रेन का वैल्यू होगा। परसेंटेज चेंज हमें उतना वहां स्ट्रेन देखने को मिलेगा। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। जनरल प्रॉपर्टीज होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता क्या है? इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल के स्टिफनेस से मेजर किया जाता है। अब स्टिफनेस, किसी भी मटेरियल का स्टिफनेस क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल लोड होता है उसको रेजिस्ट करने की जो उसकी क्षमता होती है, उसको स्टिफनेस कहते हैं उस मटेरियल का। तो यंग्स मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, और ये क्या होता है? ये मेजर करता है मटेरियल के स्टिफनेस को। इसका एग्जांपल क्या है? जो हमारा बॉटल है, जब हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं बैंड्स का, ढेर सारे बैंड्स का, तो वो क्या करेगा कि एक हद तक कंप्रेशन होगा, वहां पे स्ट्रेन क्रिएट होगा, लेकिन फिर वो जो बॉटल है वो भी तो एक फोर्स अप्लाई करेगा, रेजिस्ट करेगा उस एक्सटर्नल लोड को कि नहीं अब हम नहीं दबेंगे। तो वहां पे जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उसी को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस कहते हैं, जिसको कि ई से डोनेट करते हैं। अब एक और है जनरल प्रॉपर्टीज, जिसको कि कहते हैं विस्को इलास्टिसिटी। विस्को इलास्टिसिटी दो वर्ड है, विस्कस इलास्टिसिटी। विस्कस हमारे फ्लूइड मटेरियल के लिए यूज होता है। जो हनी है वो ज्यादा विस्कस होता है कंपेयर टू वाटर, और इलास्टिसिटी है हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब ये विस्को इलास्टिसिटी जो है, ये कंबाइंड प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी का। ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, समय पे निर्भर करता है, रेट पे निर्भर करता है, हिस्ट्री डिपेंडेंट होता है। ये इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है जो उस मटेरियल को ओरिजिनल लेंथ रिगेन करने में या फिर अपने शेप को रिगेन करने में, या जो डिफॉर्मिंग लोड है उसको रिमूव करने के बाद उसका ओरिजिनल लेंथ जब रिगेन होता है तो वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। अब ये इलास्टिसिटी उस लेंथ चेंज को इम्प्लाई करता है। क्यों? क्योंकि जब वो उसका फाइनल पोजीशन है और वो जो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो वही इलास्टिसिटी हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है। जितना फोर्स हम देते हैं, जितना फोर्स हम लगाते हैं, उतना ही इलास्टिक वो प्रॉपर्टी वो मटेरियल शो करता है। इसलिए हमारा जो इलास्टिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स या फिर लोड के। विस्कोसिटी क्या है? ये मटेरियल का रेजिस्टेंस शो करता है फ्लो करने के अगेंस्ट में। यानी हनी हमारा धीरे धीरे फ्लो करता है, वाटर जल्दी फ्लो करता है। ये फ्लूइड प्रॉपर्टी को शो करता है। ये डिपेंड करता है प्रोटीओग्लाइकेन और वाटर के कॉम्पोजिशन पे, जो हमारे टिश्यू के अंदर होता है। एक ऐसा टिश्यू जिसमें विस्कोसिटी हाई हो तो उसमें डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही कम होगा, रेजिस्ट कर सकेगा वो डिफॉर्मेशन को। और जो लेस विस्कस फ्लूइड है वो डिफॉर्म मोर रेडिली। अब इसको कैसे समझे? एक बर्तन में जब हम हनी को पोर करते हैं तो वो धीरे धीरे उस बर्तन को कवर करता है, वहां डिफॉर्मेशन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो हनी है वो थिक है, विस्कस है, तो डिफॉर्मेशन को वो रेजिस्ट कर पा रहा है। पानी जब हम एक पैन में डालते हैं वो तुरंत से उस पैन का स्ट्रक्चर ले लेता है। क्यों? क्योंकि वो विस्कस नहीं है, वो लेस विस्कस है, इसलिए वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर सकता है और इजिली वो डिफॉर्म हो जाता है। अब एक विस्को इलास्टिक मटेरियल जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती है? क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी एंड हिस्टेरेसिस। पढ़ने में काफी टफ नाम लगते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्रीप होता क्या है? अब हम किसी भी वजन को एक इलास्टिक बैंड के एंड पे टांगते हैं, क्या हम देखेंगे? इलास्टिक में डिफॉर्मेशन होता है। मिला जुला करके सारी वही बात हो रही है। फिर क्या होता है? अगर वो टंगा रह जाता है वहां पे तो उस इलास्टिसिटी में एक डिफॉर्मेशन, जो इलोंगेशन होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट हो जाता है, उतना इलोंगेशन उसका परमानेंट हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू भी है वो ऐसे ही इलोंगेट करता है। एक इनिशियल इलास्टिक रिस्पांस के बाद एक कांस्टेंट टेंसाइल लोड लगने पर जब वो अपने ओरिजिनल लेंथ को रिकवर करता है, जब लोड को हटा दिया जाता है, तो कुछ हम लोगों को इलोंगेशन दिखता है जिसको कि हम क्रीप कहते हैं। स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या होता है? इफ अ टिश्यू इज स्ट्रेच टू अ फिक्स लेंथ, अगर एक फिक्स लेंथ तक हम टिश्यू को स्ट्रेच करते हैं
तो उस लेंथ को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को जब हम मेजर करते हैं तो क्या होता है कि फोर्स धीरे 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 घटता है। कैसे घटता है अब इसको और अच्छे से समझेंगे। स्ट्रेस रिलैक्सेशन, हम एक बार बॉटल पे ढेर सारा बैंड लगा दिए, एक जगह पे कुछ स्ट्रेन क्रिएट हुआ और जो रबर बैंड लगा रहा है वो उस बॉटल पे क्या लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है। अब वो स्ट्रेस क्या होता है कि एक समय तक जरूरत होता है उतने रबर बैंड्स का, उतना स्ट्रेस लगाने के लिए, लेकिन स्ट्रेन क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि फोर्स जब हम मेजर करते हैं तो क्या होता है, दूसरी बार में जब हम फोर्स करते हैं मेजर तो लेंथ उतना ही होता है लेकिन फोर्स हमारा कम जरूरत पड़ता है। नॉर्मली जब हम अपने हाथ पे भी बैंड लगा लेते हैं तो एक पतला सा गड्ढा जैसा हो जाता है। क्या होता है, वहां पे स्ट्रेंथ तो क्रिएट हो गया लेकिन अगली बार हम जब बैंड लगा रहे हैं तो वो उसी गड्ढे में एडजस्ट हो जाता है, वहां पे फोर्स का रिक्वायरमेंट घट जाता है और लेंथ जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। तो यही हमारा स्ट्रेस का रिलैक्सेशन वहां पे नजर आता है। यही विस्को इलास्टिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है, नॉट ऑल ऑफ द एनर्जी गेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथनिंग वर्क is recovered during exchange form of energy to shortening work. Some energy is lost, usually as heat. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जब हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी वर्क डन होता है तो उस वर्क के दौरान जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, अगर हम इसको बेसिक मेथड पे समझे तो हम एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। तो जब हम इसेंट्रिक से कंसेंट्रिक कर रहे हैं, कंसेंट्रिक से इसेंट्रिक कर रहे हैं तो एक वर्क हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है, इसके शॉर्टनिंग में, इसके लेंथनिंग में, इसेंट्रिक में, कंसेंट्रिक में। अब इसके दौरान जो एनर्जी यूज हो रहा है वो सारे एनर्जी में कुछ एनर्जी का हिस्सा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। हम ओवरऑल पूरा एनर्जी रिगेन नहीं कर सकते हैं, कुछ हीट के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन जॉइंट। ह्यूमन जॉइंट जो हमारा है वो अप्रॉक्स 206 बोन से बना हुआ है और वो सारे एक दूसरे से जॉइंट में कनेक्टेड है। अब ये जॉइंट डिजाइन होता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जितने ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट डिजाइन होंगे, ध्यान रखिएगा उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, मोबिलिटी करने वाले जॉइंट्स का प्राइमरी फंक्शन होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उन्हें मोबिलिटी फंक्शन दिखाना होता है। मोस्ट ऑफ जॉइंट जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो दो फंक्शन सर्व करते हैं, मोबिलिटी भी, स्टेबिलिटी भी, यानी हम मूवमेंट भी दिलाते हैं और हमारी बॉडी को स्टेबल भी करते हैं। ये मोबिलिटी, स्टेबिलिटी ये होती किसकी वजह से है, ब्रेसेस की वजह से। जैसा हमने उस टेबल के जॉइंट डिजाइन के एग्जाम्पल में देखा, वहां ब्रेसेस थे जो लॉक्ड और अनलॉक्ड होते थे, तो मोबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी फंक्शन दिखता था। अब यहाँ पे ब्रेसिंग का काम करता क्या है, जॉइंट कैप्सूल हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सारे उसी ब्रेसेस का काम करते हैं। जो कैप्सूल है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सारे साइनोवियल जॉइंट के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां उन्हें मोबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करना होता है। ये क्या करते हैं, वहां रह करके जो हमारा मोशन है उसको गाइड करते हैं, उसको लिमिट करते हैं, कब मोशन को परमिट करना है, कब कितना मोशन कराना है, किस तरीके से मोशन कराना है, ये सारे ब्रेसेस का काम होता है। और ब्रेसेस कौन है, हमारे कैप्सूल, लिगामेंट, टेंडन, ये सब। उसके बाद क्या होता है, इस ब्रेसेस के फॉर्मेट में और भी चीजें इन्वॉल्व होती है हमारी, मेनिस्की हो गया, डिस्क, प्लेट, लैब्रा, साइनोवियल जॉइंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये अलग अलग तरीकों से मोबिलिटी और स्टेबिलिटी फंक्शन को हेल्प करते हैं। कुछ का काम है शॉक एब्जॉर्प्शन करना, कुछ मोशन फैसिलिटेट कराते हैं, कुछ लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराते हैं, जैसे साइनोवियल फ्लूइड। ये क्या करता है, हमारे साइनोवियल जॉइंट के बीच में रहता है, साइनोवियल जॉइंट में सिक्रेट होता है, ताकि वहां पे दो जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रही है उसको रिड्यूस करे। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है दो बोन का, वहां पे फ्रिक्शन के रिडक्शन के लिए ये लुब्रिकेंट, जिसको कि साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सिनार्थोसिस जो कि नॉन साइनोवियल जॉइंट हमारे दो तरह के होते हैं, जो कि नॉन साइनोवियल और साइनोवियल जॉइंट, जिसको कि सिनार्थोसिस एंड डायऑर्थोसिस रिस्पेक्टिवली बोलते हैं।
अब जो सिनऑर्थोसिस है उसका दो डिवीजन होता है, जिसमें कि एक फिब्रस जॉइंट होता है, एक कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फिब्रस जॉइंट में सुचर जॉइंट, गम्फोसिस जॉइंट एंड सिंडोस्मोसिस। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा जॉइंट क्लासिफिकेशन है उसको एक टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले जॉइंट होगा, फिर वो दो तरह का होगा, सिनऑर्थोसिस एंड डायऑर्थोसिस। सिनऑर्थोसिस हो गया नॉन साइनोवियल, डायऑर्थोसिस हो गया साइनोवियल। फर्दर हम सिनऑर्थोसिस को दो सब क्लासेस में करेंगे, जिसमें फिब्रस हो गया, कार्टिलेजिनस हो गया। फिब्रस जॉइंट में फिर फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे सुचर, गम्फोसिस और सिंडोस्मोसिस। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन होगा डायऑर्थोसिस का। जितने भी हमारे डायऑर्थोसिस जो है जॉइंट, उसमें क्या फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, क्या क्या होता है। जॉइंट कैप्सूल होता है जो कि दो लेयर का बना होता है। जॉइंट कैविटी होता है जो कि जॉइंट कैप्सूल के अंदर इंक्लोज होता है। साइनोवियल टिश्यू होता है जो इनर सरफेस, कैप्सूल के इनर सरफेस को लाइन करता है। उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज होता है जो कंटिगुअस बोन को इंक्लोज किए हुए होता है। हमारा हाइलिन कार्टिलेज कहाँ होता है, दो बोन के एंड पे जो फ्रिक्शन को घटाने के लिए, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए होता है, वही हाइलिन कार्टिलेज हमारा बोन के एंड पे मौजूद होता है। जॉइंट कैप्सूल जो है वो दो लेयर का बना होता है, एक इनर लेयर होता है, दूसरा आउटर लेयर होता है। एक होता है स्ट्रैटम फाइब्रोसम, दूसरा होता है स्ट्रैटम साइनोवोसम। मैंने इसकी जो है वो ज्यादातर एक जॉइंट को डिवाइड नहीं करता है, बल्कि उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है और उसकी कॉन्ग्रुइटी को बढ़ाता है। उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड, ये एक थिन फ्लूइड फिल्म होता है। ये क्या करता है, ये हमारे जॉइंट कैप्सूल के इनर सरफेस को कवर किए होता है और आर्टिकुलर कार्टिलेज को हेल्प करता है ताकि वो जॉइंट को लुब्रिकेटेड रखे और फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। फिर होता है जॉइंट लुब्रिकेशन। ह्यूमन जॉइंट लुब्रिकेशन एंड दैट ह्यूमन जॉइंट आर लुब्रिकेटेड बाय टू और मोर टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। दो या दो से अधिक तरह के लुब्रिकेशंस होते हैं। पहला होता है बाउंड्री लुब्रिकेशन और दूसरा होता है फ्लूइड फिल्ड लुब्रिकेशन। इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं समझना है क्योंकि हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद डायऑर्थोडियल सब क्लासिफिकेशन होता है। डायऑर्थोसिस को हम दो सब क्लासिफिकेशन में करेंगे। पहला हो गया, तीन इसके सब क्लासिफिकेशन है। पहला है यूनिएक्सियल, दूसरा बाईएक्सियल और तीसरा ट्राईएक्सियल। अब आता है जॉइंट का फंक्शन क्या है। हमेशा की तरह पूरे चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया जॉइंट का फंक्शन क्या है, मोबिलिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी। अब ये जॉइंट का फंक्शन जो है वो काइनेमेटिक चेन के फॉर्म में हम समझेंगे। एक होता है ओपन काइनेमेटिक चेन, दूसरा होता है क्लोज काइनेमेटिक चेन। ओपन काइनेमेटिक चेन में क्या होता है, डिस्टल एंड जो है वो फ्री होता है मूव करने के लिए। तो हमारा एक जॉइंट जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है बिना किसी दूसरे जॉइंट के एसेसरी में या बिना किसी दूसरे जॉइंट के एसोसिएटेड। जब बोथ प्रॉक्सिमल और डिस्टल फिक्स होता है किसी चेन में तो वो क्लोज काइनेमेटिक चेन क्रिएट करता है। ऐसे कंडीशन में एक जॉइंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है मूवमेंट किसमें, दूसरे जॉइंट में। अब इसका एग्जाम्पल है फिगर 2.6 में, लेकिन दो और कंडीशंस बताए जा रहे हैं। जो टर्म क्लोज चेन है वो कब यूज होता है, जब ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट होता है किसी वेट बियरिंग कंडीशन में। मोशन क्या होता है, वो जो वेट बियरिंग कंडीशन होता है उस समय क्या होता है, जो मोशन होता है वो नॉर्मली जनरली मोशन क्रिएट करता है एक से अधिक दूसरे जॉइंट स्ट्रक्चर में, ताकि बॉडी स्टेबल रह सके। और ओपन काइनेमेटिक चेन क्या होता है, इसमें नॉन वेट बियरिंग कंडीशन होता है। अब इसमें कैसे देखेंगे, यहाँ जो है वो फुट फिक्स नहीं है, नी का फ्लेक्शन कर सकते हैं हम इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ हमारा क्लोज काइनेमेटिक चेन एंड ओपन काइनेमेटिक चेन ए एंड बी। ए क्लोज क्यों है, यहाँ पे डिस्टल फिक्स है, वेट बियरिंग है, पूरे बॉडी का वेट बियर कर रहा है। जब हमारा हम नी को मोड़ रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे जितने भी जॉइंट है एसोसिएटेड उनमें भी मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, नॉन वेट बियरिंग है,
इस चेन में कोई वेट बियरिंग कंडीशन नहीं है, इसका जो डिस्टल एंड है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो इंडिविजुअली हम नी का फ्लेक्शन कर सकते हैं। अब जॉइंट मोशन क्या होता है? जॉइंट मोशन, रेंज ऑफ मोशन, एक वर्ड आता है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट। ये कहते किसको? ये कभी कभी हम जो हमारा एनाटॉमिक या फिर फिजियोलॉजिक रेंज ऑफ मोशन होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के एक जॉइंट का, वही हमारा रेंज ऑफ मोशन कहलाता है। अब इसका एक एनाटॉमिक लिमिट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब रेंज ऑफ मोशन जो है वो पैथोलॉजिकल कब कहलाता है? जब मोशन जो जॉइंट है या तो वो जरूरत से ज्यादा एक्सीड कर जाएगा या जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसको रीच करने में फेल हो जाएगा, तो हमारा पैथोलॉजिकल रेंज ऑफ मोशन कहलाएगा। अब रेंज ऑफ मोशन जब नॉर्मल लिमिट से एक्सीड करता है तो वो हाइपर मोबाइल कहलाता है, वो जॉइंट हाइपर मोबाइल हो जाता है। जब कोई जॉइंट नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से पीछे ही रह जाता है, यानी कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसको रीच नहीं कर पाता है, तो वो जॉइंट हमारा हाइपोमोबाइल कहलाता है। हाइपर मोबिलिटी होता कब है? ये तब होता है जब हमारा जो मोशन है उस जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू के द्वारा लिमिट नहीं हो पा रहा हो, उस मोशन को जब हम लिमिट नहीं कर पाते हैं तो वो हाइपर मोबाइल हो जाता है। और ये तब होता है। हाइपोमोबिलिटी कब होता है? जब हमारा बोनी या फिर किसी तरह का कार्टिलेजिनस ब्लॉक हो जाता है मोशन के दौरान, हम कैप्सूल को मूव नहीं कर पाते हैं, लिगामेंट को मूव नहीं कर पाते हैं, या मसल में स्वेलिंग वगैरह होता है तो मूवमेंट हमारा लिमिटेड हो जाता है, तो वो हाइपोमोबिलिटी कहलाता है। जब हमने देखा मसल का फंक्शन कैसे कैसे होता है, तो मसल का फंक्शन ऑस्टियोकाइनेमेटिक ओपन चेन एंड क्लोज चेन के फॉर्मेट में होता है। फिर उसके बाद हमारा जॉइंट का फंक्शन ऑस्टियोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के थ्रू हम देख सकते हैं। ऑस्टियोकाइनेमेटिक होता क्या है? जब रोटेटरी मोशन हो रहा हो, रोटेटरी मूवमेंट हो रहा हो किसी भी बोन का, उसके फिजियोलॉजिकल जॉइंट मोशन के दौरान, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं उस बोनी लीवर का किस किस प्लेन में, सजाइटल प्लेन में, फ्रंटल प्लेन में या फिर ट्रांसवर्स प्लेन में। तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन किससे रिलेटेड? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इन सब से। अब इसमें एक रूल आता है कन्वेक्स कनकेव रूल। ये क्या रूल कहता है? जब एक कन्वेक्स जॉइंट सरफेस जो है वो कनकेव सरफेस पे मूव करता है, तो बोन जो क्या करता है वो टिपिकली रोल करता है एक डायरेक्शन में और ग्लाइड करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। रोलिंग इधर होगा और ग्लाइडिंग किधर होगा? इधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यही हमारा कन्वेक्स कनकेव रूल कहलाता है। अब ये रोलिंग सेम डायरेक्शन और वन डायरेक्शन और ग्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है? इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑप्टिमम कांटेक्ट। ऑप्टिमम जितना जरूरत है उतना कांटेक्ट हो और उस जॉइंट में मोशन हो, ये दिखाने के लिए हमारा कन्वेक्स कनकेव रूल लगता है। ऑप्टिमम कांटेक्ट कब होता है? जब हमारा रोलिंग जो है वन डायरेक्शन में हो, ग्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स होता क्या है? ऑर्थोकाइनेमेटिक्स को एसोसिएट करता है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स को एक्सेसरी मोशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फिजियोलॉजिकल जॉइंट का मोशन होता है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बोनी सेगमेंट का रोटेशन होता है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक होता है, और साथ साथ उसके जॉइंट सरफेस का मोशन होता है एक दूसरे के रिलेशन में। अब इसमें क्या होता है? A roll refers to the rolling of one joint surface on another as it a tire rolling on the road. ऑर्थोकाइनेमेटिक्स का एग्जांपल क्या है? टायर रोलिंग ऑन द रोड। किसी भी टायर को हम ऐसे रोड पे ये कहते हैं, घुमाते हैं। ऐसे तो नॉर्मली ऑर्थोकाइनेमेटिक्स हो गया जॉइंट का मूवमेंट, ऑस्टियो हो गया बोन का मूवमेंट, लेकिन इनका मूवमेंट होता कैसे है? ऑप्टिमम
कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए रोलिंग होता है वन डायरेक्शन में और ग्लाइडिंग होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कन्वेक्स कनकेव रूल कहता है। और कनकेव कन्वेक्स रूल होता है जब कनकेव सरफेस कन्वेक्स पे रोल करता है तो रोलिंग और ग्लाइडिंग दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बताया गया कन्वेक्स कनकेव रूल के लिए कन्वेक्स जॉइंट सरफेस जनरली रोल एंड ग्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन वेयर एज कन्वेक्स जॉइंट सरफेस जनरली रोल एंड ग्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। फिर आता है टॉपिक जनरल चेंजेस विद डिजीज, इंजरी, इमोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइज ओवरयूज। इसको एक एक करके हम समझेंगे। कौन कौन से ऐसे चेंजेस आते हैं जब हमें डिजीज होता है किसी भी जॉइंट में, या फिर इंजरी होता है, या हम उस जॉइंट को इमोबिलाइज छोड़ते हैं, या हम उस जॉइंट का स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हैं, या फिर ओवर यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो है हमारा ज्यादा इफेक्ट होता है इंजरी से, डिजीज से, एजिंग से कंपेयर टू जो हमारे सिंपल जॉइंट है। हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, अगर कैप्सूल जो है जो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है वो एप्रोप्रिएट कंपोजिशन प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसा क्या होगा कि अगर सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होता है तो लुब्रिकेशन नहीं होगा, जॉइंट का नरिशमेंट नहीं होगा। हाइलिन कार्टिलेज है उसको उसका प्रेजेंस जरूरी है ताकि इतना सरफेस स्मूथ हो कि जॉइंट सरफेस आराम से स्मूथली मूव कर सके। अब इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, हमारा जॉइंट अफेक्ट होगा। डिजीज कब होता है? डिजीज और इंजरी में डिफरेंस है। डिजीज तब होता है जब हम देखते हैं किसी भी तरह का जो हमारा इंटरनल चेंजेस आते हैं, जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन में कोई चेंज आया हो तो हम लोगों को डिजीज हो सकता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो कॉम्पोजिशन है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब साइनोवियल फ्लूइड में अगर के कॉम्पोजिशन में या प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे तो जो लुब्रिकेशन है वो भी अफेक्ट होगा। कुछ आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि जेनेटिक भी हो सकते हैं, मैकेनिकल ऑरिजिन के भी हो सकते हैं। इसमें कार्टिलेज पे फोकस होता है। कार्टिलेज में इरोजन हो गया या कार्टिलेज टूट गया तो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा जॉइंट के बीच में, और फिर दोनों जो बोन है दोनों का घिसना, एक दूसरे से घिसना शुरू हो जाएगा और घिसने से इरोजन होने लगेगा। वहां पे बोन का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगेगा। इंजरी क्या होता है? जॉइंट सपोर्ट हमारा जो है वो घट जाता है। कब कब? अगर किसी तरह का इंजरी हो गया, टियर हो गया, शियर हो गया। कैसे? अगर हमें किसी तरह का चोट लगता है और जो बोन है हमारा वो टूट जाता है, डैमेज होके हमारे कार्टिलेज को कट जाता है हमारा, तो क्या होगा फिर जब वो वापस से ठीक होता है तो हमारे अलाइनमेंट में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाता है। अगर लिगामेंट टूट जाता है तो वहां पे एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाता है, जिसको कि हम इंजरी कहते हैं। जॉइंट इंजरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम देखते हैं क्या क्या लिगामेंट में इंजरी आ सकता है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रिएट करे। स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं जो यंग पीपल में या फिर एथलीट्स वगैरह में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन बहुत तरीके से होता है, किसी तरह का प्लास्टर हो, कास्ट लगा दिया गया हो, या बेड रेस्ट दे दिया गया हो, वेटलेसनेस कर दिया गया हो, तो इमोबिलाइजेशन इस तरह से होता है। अब इमोबिलाइजेशन से होता क्या है, कोई भी इंजर्ड जॉइंट है वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, तो वहां जो जब हम लोग उसको इमोबिलाइज करते हैं ताकि उसका रिकवरी हो सके, तो इमोबिलाइजेशन उसके कंफर्ट पोजीशन में किया जाता है। कंफर्ट पोजीशन में करने से क्या होता है कि वहां दर्द कम होता है पेशेंट को और तकलीफ नहीं होती है। तो हर जो जॉइंट है उसका कोई कंफर्ट पोजीशन होता है जहाँ की प्रेशर कम लग रहा होता है और वॉल्यूम वहां ज्यादा होता है। उस पोजीशन में किसी भी जॉइंट को इमोबिलाइज किया जाता है। लेकिन जब उस जॉइंट को ज्यादा समय तक इमोबिलाइज छोड़ दिया जाए कुछ हफ्तों के लिए, तो क्या होता है वहां पे जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट करता है, शॉर्टन होने लगता है। वहां के जो सॉफ्ट टिश्यू है जॉइंट कैप्सूल के पास है वो शॉर्टन होने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम उस जॉइंट को नॉर्मल रेंज में लाते हैं, उसका नॉर्मल रेंज हम
क्रिएट करना चाहते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतने दिन से इमोबिलाइज होता है, तो वहाँ जो क्रिएट हुआ कॉन्ट्रैक्चर है उसको प्रिवेंट करना, प्लस जो जॉइंट कैप्सूल हमारा शॉर्ट इन हो गया है उसको फिर से उसको नॉर्मलाइज करना, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इमोबिलाइजेशन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को, सेल के शेप को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को काफ़ी अफेक्ट करता है। इसका डायरेक्ट अफेक्ट होता है हमारे मैट्रिक्स के अलाइनमेंट में। बहुत सारे टिश्यू जो है हमारे शरीर के अंदर, उनके स्टिमुलस के नेचर के अकॉर्डिंग, उनके अमाउंट के अकॉर्डिंग, उनके टाइप और उन पे जिस तरह की लोडिंग पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन होता है हमारे वेरियस एक्सरसाइजेस से। तो हम अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते हैं और हमारे हर कनेक्टिव टिश्यू पे कुछ मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे जॉइंट्स में चेंजेस लाता है, हमारे मोबिलाइजेशन में चेंजेस लाता है। तो ये सारे हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज अपने बॉडी पे, जॉइंट्स पे, ह्यूमन जॉइंट्स पे देख सकते हैं। हमारा जो बोन का रिस्पॉन्स होता है एक्सरसाइज के लिए, वो कैसे होता है? बोन का डिपोजिशन बढ़ जाता है जब हम वेट बियरिंग एक्सरसाइज करते हैं। जहां भी मसल फोर्स इंक्रीज होता है, वेट बियरिंग एक्सरसाइज होता है, वहां बोन का डिपोजिशन बढ़ जाता है। ये कैसे? वोल्फ्स लॉ होता है एक, जो कि 100 सालों से देखा गया है कि जहां भी एक्सरसाइज हम देखते हैं, एक्सरसाइज का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? हमारा जो बोन लॉस होता है उसके रिकवरी के लिए हम एक्सरसाइज का, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का यूज करते हैं। ये वोल्फ्स लॉ में 1000 ईयर से पाया गया। अब ओवर यूज क्या होता है? बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो। इसमें भी दो तरह का यूज होता है। डैमेज कब होगा? ओवर यूज होगा तब। और ओवर यूज कैसे कैसे होगा? या तो हम अचानक से बहुत भारी लोड, ऊपर से आया, पहाड़ गिर गया मेरे सर पे, टूट गई हड्डियां, खत्म हो गई कहानी, ऐसे होता है ओवर यूज। या फिर नॉर्मल लोड है लेकिन रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड एंड सस्टेन्ड, या फिर सस्टेन्ड एप्लीकेशन ऑफ लो लोड हो रहा है। मतलब कि कोई मजदूर है, पीठ पे बोरा उठा करके ले जा रहा है, उसका पीठ बैक जो है वो एनी टाइम वैसे मुड़ा हुआ रह रहा है। तो ये होता है ओवर यूज। ओवर यूज की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जॉइंट और उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो रिपीटेड लोडिंग के लिए बने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इस रिपीटेड लोडिंग की वजह से इंजर्ड हो जाते हैं और उनको उतना समय नहीं मिलता है रिकवर होने के लिए, क्योंकि जो लोडिंग साइकिल है वो कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू चलने के लिए की वजह से जो रिकवरी पीरियड है वो तो उतना मिल नहीं रहा है। प्लस जो बोन में जो ब्लड सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, किसी किसी बोन में बहुत कम होता है, तो वहां पे रिकवरी और ज्यादा लेट होती है। तो इस वजह से ओवर यूज जो है हमारे बोन को अफेक्ट करता है। इसी को ओवर यूज इंजरी या सिंड्रोम कहते हैं, या रिपीटेटिव मोशन डिसऑर्डर कहते हैं, या फिर रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी कहते हैं। ये किन में होता है? एथलीट्स में होता है, डांसर्स में होता है। उनको स्टेप्स रिपीट करने होते हैं, सेम स्टेप्स उन्हें कई बार कई समय तक प्रैक्टिस करने होते हैं। फार्मर्स होते हैं, उनका सेम डेली का जो उनका शेड्यूल्स होता है, सेम उनको जॉइंट के वो मोशंस कराने होते हैं, रिपीटेटिव प्रोसेसेस होते हैं। म्यूजिशियन होते हैं, उनमें जो फिंगर का मूवमेंट होता है वो सेम होता है, रिपीटेटिव मोड में होता है। फैक्ट्री ऑफिस वर्कर्स होते हैं, इन सब में ओवर यूज इंजरी रिपीटेटिव मोड में विथ लो लोड्स देखने को मिलता है। ये इन ओवर यूज, ये सिंड्रोम हम औरतों में बहुत ज्यादा देखते हैं कंपेयर टू मेन, और इसका कॉज भी अभी अननोन है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मसल जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे एक टॉपिक रह गया क्रोनिक ओवरयूज इंजरी। क्रोनिक ओवरयूज इंजरी किस में इन्वॉल्व होता है? रिपीटेड और सस्टेन लोड जब हो तब, जब तक कि कोई डिफॉर्म स्टेट में ना चला जाए। रिकवरी टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत कम होता है, जबकि लोड का साइज बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्रोनिक ओवरयूज इंजरी के अंदर आता है। इसमें क्या किसका किसका रोल होता है? सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, हार्मोन, न्यूट्रिशन, न्यूरोफिजियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, पेन, फोकल डिस्टोनिया, ये सारे रिपीटेटिव इंजरी के सिस्टमिक इन्फ्लुएंसेस है। तो हो गया हमारा चैप्टर 2 भी खत्म, यूनिट 2 भी खत्म। हम फटाफट चैप्टर
3 या फिर कहें यूनिट 3 जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट 3 है मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें हमें 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ मसल, एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर, मसल फंक्शन, इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन, इंजरी एंड एजिंग। तो फटाफट हम देखेंगे जो स्केलेटन मसल होता है वो हमारे बॉडी नीड मोबिलिटी और स्टेबिलिटी, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अब इसमें रोल और किसका होता है? मसल का होता है। मसल भी हमारे मोबिलिटी और स्टेबिलिटी फंक्शन में हेल्प करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये सारे फंक्शंस मसल भी शो करता है। हमारा बॉडी जो है वो खुद को सपोर्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट करने में कैपेबल नहीं होता है, या फिर किसी मोशन को क्रिएट करने में, प्रोड्यूस करने में इम्पॉसिबल होता है सिर्फ हमारा बॉडी। तो वहां मसल आ जाता है। मसल क्या करता है कि चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुमको ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन कराएंगे और तुमको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे कि तुम खुद के लिए कैपेबल बनो। हमारा जो ह्यूमन मूवमेंट है काफी कॉम्प्लेक्स मसल और जो बोन के इंटरेक्शन से होता है, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, लिवर सिस्टम होते हैं, ऑलरेडी जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या होता है कि हमारे मसल फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जॉइंट के पास जो मसल का फंक्शन हो रहा है उसको हम गौर करेंगे। वहां क्या होता है, वहां डेली एक्टिविटी को करने के लिए मसल इंट्रिकेट मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। अब कुछ ऐसे मूवमेंट जो है वो इंजरी भी कॉज कर सकते हैं। किसको इंजरी कॉज करेंगे? मसल को कर सकते हैं, टेंडन को कर सकते हैं। तो इसका मोबिलिटी और स्टेबिलिटी फंक्शन मसल का कुछ इस तरह का होता है। मसल बना किस चीज का होता है, कंपोजिशन क्या होता है मसल का? मसल हमारा एक कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट और एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट का बना होता है, जिसको कि हम एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो स्केलेटन मसल होता है हमारा वो 2 टिश्यू का बना होता है। एक होता है मस्कुलर टिश्यू जिसको कि कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसको कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट कहते हैं। तो मसल जो टिश्यू है उसमें उसका क्या है फंक्शन, वो उसके अंदर क्षमता होती है टेंशन जनरेट करने की, किसी भी इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में वो टेंशन जनरेट करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू पैसिव लोडिंग के रिस्पॉन्स में टेंशन जनरेट करता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमारे जो स्केलेटन मसल है वो बहुत सारे मसल फाइबर से बना होता है। एक सिंगल मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। वो सारे मसल फाइबर मिलकर के फेसिकल्स बनाते हैं और ढेर सारे फेसिकल्स मिलके मसल्स बनाते हैं। यही यहाँ पे बता रहा है। जितने भी सिंगल मसल्स हैं वो सारे सिंगल मसल सेल, जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी मसल सेल्स हैं, वो सब इंक्लोज्ड है किसके अंदर? सार्कोलेमा के अंदर। सार्को का मतलब होता है मसल, लेमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो मसल मेम्ब्रेन ही सार्कोलेमा होता है जो कि मसल फाइबर को कवर किए हुए होता है। ये मसल फाइबर में साइटोप्लाज्म होता है जिसको कि सार्कोप्लाज्म भी बोलते हैं। सार्को का मतलब होता है मसल एंड प्लाज्म इज फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। सार्कोप्लाज्म के अंदर होता है मायोफिब्रिल्स। अब ये मायोफिब्रिल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर्स। ढेर सारे मायोफिब्रिल्स से मसल फाइबर बनता है। और नॉन मायोफिब्रिलर स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल कौन है? मायोफिब्रिल्स है। और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन मायोफिब्रिलर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? राइबोसोम, ग्लाइकोजेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब जो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होता है। मायोफिब्रिल जो है वो थिक और थिन फिलामेंट का बना होता है जिसको कि मायोसिन और एक्टिन बोलते हैं। ये एक्टिन और मायोसिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होता है तब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आइदर इन इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब एक आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है? हमारे दो एक्टिंग स्ट्रिंग के बीच में पाया जाता है और इस ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से हमारा ट्रोपोमायोसिन अटैच होता है। जब हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन देखेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ हमारा कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर है, हायरार्की ऑफ मसल फाइबर, मसल स्ट्रक्चर, मायोफाइब्रिल्स ढेर सारे मिले,
सार्कोलेमा के अंदर है ढेर सारे मायोफिब्रिल्स हैं। ये सारे मायोफिब्रिल्स मिल करके फेसिकल्स बने, ग्रुप ऑफ फेसिकल्स मिले। ये सारे मायोफिब्रिल्स मिलकर के मसल फाइबर बने, और मसल फाइबर ढेर सारे मिले तो फेसिकल्स बने, ढेर सारे फेसिकल्स मिले तो एक मसल का फॉर्मेशन हुआ। स्केलेटन मसल को ऑफन स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अभी हम बात कर रहे थे, एक्टिन एंड मायोसिन, जिसको कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में इनका रोल होता है। ये होता क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर जो है उनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। ये क्या करते हैं, ये फोर्स का ट्रांसमिशन करते हैं एक फाइबर से दूसरे फाइबर में। एक प्रोटीन होता है टिटिन, जिसका बहुत ही खास रोल होता है। वो क्या करता है, जो फिलामेंट है, जो थिक फिलामेंट है, उसका पोजीशन मेंटेन करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, या फिर पैसिव टेंशन जब डेवलप होता है तब वो थिक फिलामेंट का पोजीशन मेंटेन करता है। टिटिन का रोल पैसिव लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के अंदर भी हम देखेंगे। एक था नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जेड डिस्क है जो कि लोकेटेड है एट रेगुलर इंटरवल यहाँ पे थ्रू आउट द मायोफिब्रिल, पूरे मायोफिब्रिल के रेगुलर इंटरवल पे हम जेड डिस्क देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये क्या करता है, ये बाउंड्री की तरह सर्व करता है, और सिर्फ बाउंड्री की तरह ही नहीं, ये लिंक करता है थिन फिलामेंट को, सार्कोमेर की बाउंड्री को और थिन फिलामेंट को लिंक करता है। जो सार्कोमेर का एरिया होता है उसको बैंड्स बोलते हैं या फिर जोन बोलते हैं। ये किस में काम आता है, ये आइडेंटिफाई करता है थिक और थिन फिलामेंट के अरेंजमेंट को, जो कि हम डायग्राम में देखेंगे। ये हमारा थिक फिलामेंट, ये हमारा थिन फिलामेंट, इसके अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, हमारा बैंड यहाँ पे है, एम बैंड, आई बैंड, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। इन सबको अलग अलग रीजंस की वजह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओवरऑल जब हम मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी फंक्शन देख लेते हैं तो उसके बाद एलिमेंट ऑफ मसल स्ट्रक्चर में हमें क्या देखता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उसके बाद उसके अंदर क्रॉस ब्रिज इंटरेक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो क्रॉस ब्रिज इंटरेक्शन क्या होता है, ये थिक और थिन फिलामेंट के बीच में होता है, हमारे सार्कोमेर के मसल फाइबर के थिक और थिन फिलामेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन क्यों होता है, ताकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, वो शुरू हो। कैसे शुरू होता है वो, मोटर इन प्लेट से एक नर्व इंपल्स अराइव करता है। जब मोटर इन प्लेट पे नर्व इंपल्स अराइव करता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। अब वहां पे कुछ रोल होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, एक्शन पोटेंशियल का, वो पूरे मसल फाइबर के अलोंग ट्रेवल करता है। ये एक्शन पोटेंशियल रिलीज करता है कैल्शियम आयन, वो कैल्शियम आयन क्या करता है, ट्रोपोनिन को रिपोजिशन करता है ताकि वो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल से जाकर के अटैच हो सके। अब क्या होता है, एक्टिन का जो रिसेप्टर साइट होता है वो फ्री हो जाता है। क्यों फ्री हो जाता है, ताकि एक्टिन और मायोसिन का बाइंड हो सके। बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये कैसे इनिशिएट होता है, जब रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होता है तब। तो इस तरह से एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग होती है और क्रॉस ब्रिज इंटरेक्शन होता है।